Hello everyone, myself Dr. Prakash Tejwani, consultant urologist and andrologist, practicing at Veda Fertility and Urology Care since last 10 years. हम यहाँ पे अभी मिले हैं बेसिकली जो कपल्स मदरहुड या फादरहुड के लिए प्लान करते हैं, प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए प्लान करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं बच्चे होने के लिए, उनका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं। तो इसमें मेरा जो रोल है बीइंग एन एंड्रोलॉजिस्ट, जो मेल पार्टनर्स रहते हैं उनकी जो दिक्कतें रहती हैं रिगार्डिंग रिलेशन रखना, सीमेन में प्रॉब्लम्स होना, उसमें दिक्कत होने की वजह से बेबी न हो पाना, उनका एवेल्यूएशन करना। जब भी कोई मेल पार्टनर हमारे पास आता है तो हम उनका बेसिक हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि उनके टेस्टिकल्स अंडकोश वगैरह सब बरोबर हैं कि नहीं है, सीमेन प्रॉपर निकलता है कि नहीं निकलता है, हिस्ट्री लेते हैं हम, उसमें रिलेशन रखने में कहीं कोई डिफ़िकल्टी वगैरह तो नहीं है। ये बेसिक हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन, पहले पास्ट में कभी उनको कोई इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं हुए, कभी कहीं कोई टेस्टिकल पे चोट वगैरह तो नहीं लगी है, या सीमेन निकलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम पूरा सीमेन होता है कि नहीं होता है। ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम बेसिक एक टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि मेल पार्टनर के सीमेन के अंदर फर्टिलिटी पोटेंशियल मतलब टू हैव अ बेबी, टू हैव अ कंसेप्शन का कितना स्टेटस है वो चेक करने के लिए हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, मतलब वीर्य की जांच की जाती है। वीर्य की जांच करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स रहते हैं कि 2 से 5 दिन का एब्सटिनेंस होना चाहिए, मतलब रिलेशन और इजैकुलेट नहीं होना चाहिए। पास्ट 6 वीक्स के अंदर कोई एक्यूट फेब्राइल इलनेस मतलब हाई ग्रेड फीवर वगैरह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह है तो वो अभी हम उसकी हिस्ट्री वगैरह ली जाती है। ये सब कुछ चेक करने के बाद, असेस करने के बाद हम पेशेंट को सीमेन एनालिसिस एडवाइस करते हैं वीर्य की जांच के लिए। वीर्य की जांच करने से हम उसमें देखते हैं कि वीर्य के अंदर उसका जो शुक्राणु का कंटेंट है वो कितना है, उसके अंदर मोटिलिटी मतलब शुक्राणु की जो चलने की ताकत है वो कितनी है, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर उतना पोटेंशियल है कि नहीं है कि वो एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। ये कुछ बेसिक रफ पैरामीटर्स हैं जो हम सीमेन एनालिसिस मतलब वीर्य की जांच में अपन चेक कर सकते हैं, और उससे हम पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई हाँ, अब आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल ये है, इस तरह से इसके अंदर हमें ये प्लान करके चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जब कभी भी हम पेशेंट को वीर्य की जांच करने के लिए कहते हैं तो उनको बेसिक प्रीरिक्विजिट बताई जाती है, जैसे मैंने पहले बताया 2 से 5 दिन का एब्सटिनेंस होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे उनको एट वेदा फर्टिलिटी एक सेपरेट रूम दिया जाता है, वॉशरूम, जिसके अंदर वो सीमेन सैंपल देते हैं। एक कूल काम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता है, जहाँ तक के कोशिश होता है कि वो दे सकें यहीं पे तो बहुत बेहतर है, बट फिर भी कुछ लोग हॉस्पिटल सिनेरियो में सीमेन सैंपल नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यदि पेशेंट नियर बाय रह रहा है तो हम बोलते हैं आप घर पर ट्राई कीजिए, हम कंटेनर देते हैं, कंटेनर में वो सीमेन सैंपल कलेक्ट करते हैं, और सीमेंट सैंपल को उनको आइस बॉक्स वगैरह में कहीं नहीं रखना पड़ता है, जस्ट अपने शर्ट के पॉकेट में या पैंट के पॉकेट में जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री, उतने पे ही ला करके देना रहता है विद इन 15 to 30 मिनट्स, ताकि हम उस सीमेंट सैंपल को हम चेक कर सकें। एक बार सीमेंट सैंपल जब यहाँ पे आता है तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। बट सीमेंट सैंपल कलेक्ट करने में फिर भी कुछ दिक्कतें होती हैं, तो मैं पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सीमेंट सैंपल देते हैं तो जो हम यहाँ से कंटेनर देते हैं उसी कंटेनर में कलेक्ट करना है, क्योंकि जो रहता है हमारा कंटेनर वो वाइड माउथ रहता है, ताकि जो सीमेंट सैंपल जो आता है झटके से इजैकुलेट करके आता है, ताकि वो इधर उधर कहीं स्पिल ना हो, पूरा का पूरा अपन कलेक्ट कर सकें। ठीक है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को सीमेंट सैंपल देने में दिक्कत होती है, तो उनका जो इनिशियल जो फ्यू ड्रॉप्स आते हैं सिर्फ वही लेकर के आते हैं। तो ऐसा कुछ है तो यदि आप हमें इन्फॉर्म करेंगे तो हम उसको बता पाएंगे कि ये सीमेंट सैंपल सही नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, ताकि हम उसको हम रिपीट कर सकें। कभी कभी ये होता है कि सीमेंट सैंपल के साथ साथ उनको यूरिन का कंपोनेंट भी आ जाता है, तो उसमें भी सीमेंट की मात्रा सही नहीं रहती है, जो काउंट्स को, मोटिलिटी को, मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करती है। तो ये कुछ चीज़ों को देखना और समझना ज़रूरी होता है। इवन सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी कोई पेशेंट्स लोग सीमेंट सैंपल नहीं दे पाते हैं। ऐसी कुछ परिस्थिति रहती है तो आपको हम कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं जिससे आप काम, कंफर्टेबल, कूल डाउन होते हैं, इरेक्शन वगैरह अच्छे से स्ट्रॉन्ग हेल्दी इरेक्शन रहता है, ताकि आप सीमेंट सैंपल दे सकें। बट यदि फिर भी सीमेंट सैंपल नहीं दे पाते हैं तो उसका फिर अलग ट्रीटमेंट मॉडलिटी रहती है, वो अपन अलग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम इजैकुलेटरी डिसफंक्शंस कहते हैं, जिसके अंदर सीमेंट नहीं निकलता है। एक बार जब आप सीमेंट सैंपल हमें देते हैं तो हम उसको 20 to 30 मिनट्स तक के बाहर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, क्योंकि जब सीमेंट सैंपल आता है वो कोएगुलम की तरह आता है, मतलब बॉइल्ड एग की तरह आता है, उसको समय लगता है लिक्विफाई होने के लिए, मतलब पानी की तरह होने के लिए।
आमतौर से वो 20 से 30 मिनट के अंदर लिक्विफाई हो जाना चाहिए, जो कि नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है, हेल्दी है। कभी कभी किसी किसी के अंदर वो सीमेन सैंपल पानी की तरह नहीं बनता है, लिक्विफाई ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि जो उसको लिक्विफाई होने के लिए जो हमें एंजाइम्स चाहिए रहते हैं प्रोस्टेट में से, या तो प्रोस्टेट के सिक्रीशंस एडिक्वेट नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से वो एंजाइम्स नहीं आ पा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो पानी की तरह लिक्विफाई नहीं हो पा रहा है। यदि वो सीमेन वेरियर लिक्विफाई नहीं होगा तो वो शुक्राणु मोटाइल नहीं होंगे, उनके अंदर मोटिलिटी नहीं समझ में आएगी, तो इसके लिए उसका लिक्विफिकेशन होना ज़रूरी है। यदि कभी कभी वो स्पॉन्टेनियसली खुद से वो लिक्विफाई नहीं हो तो हम लैब्स में कुछ एंजाइम्स वगैरह डाल करके हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी होती है। एक बार सीमेन सैंपल आ गया, अच्छे से लिक्विफाई हो गया, तो फिर हम उसको चेक करते हैं कि भाई उसका पीएच कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। आइडियली वॉल्यूम जो रहता है 2 to 4 ml के बीच में वॉल्यूम होना चाहिए। यदि 2 ml से वॉल्यूम कम है या 1 ml से वॉल्यूम कम आता है तो मतलब वो सिग्निफिकेंटली कम है, तो उसमें हमें अदर कॉजेज़ चेक करने पड़ते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है कि उन्होंने प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया, इधर उधर कहीं स्पिल हो गया है। तो ये तो हमें हिस्ट्री से ही समझ में आ जाता है जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने वीर्य का जो सैंपल दिया वो एडिक्वेटली दिया, कहीं इधर उधर स्पिल तो नहीं हुआ। बट उसके सिवा कुछ और भी कारण होते हैं। जैसे हमारे टेस्टिकल अंडकोश से जब शुक्राणु बनते हैं वो एक लंबा रास्ता तय करके फिर पेशाब के रास्ते निकलते हैं, तो उस बीच में उनमें कहीं जैसे वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटेड डक्ट्स, इन रास्तों से होते हुए आते हैं। यदि इनमें कहीं कुछ रुकावट वगैरह है तो उसका वॉल्यूम कम होता है। इसी तरह से उनकी पीएच जो एसिडिक है कि अल्कलाइन है वो भी अफेक्ट होती है। जैसे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट होता है, सेमिनल वेसिकल्स के जो सिक्रीशंस होते हैं वो अल्कलाइन रहते हैं। यदि उसके अंदर कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है और सिर्फ प्रोस्टेट के सिक्रीशंस आ रहे हैं तो पीएच जो रहता है वीर्य का वो एसिडिक हो जाता है, मतलब 7 से कम होता है। आमतौर से जो पीएच रहता है 7.2 to 7.4 होता है। तो यदि प्रोस्टेट में कहीं कुछ सेमिनल वेसिकल्स में कहीं कुछ गड़बड़ है तो पीएच एसिडिक होता है। तो इससे हमें अंदर आपके शरीर के अंदर की बनावट जो हम नहीं देख सकते उसके बारे में हमें आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इस वीडियो में हमने सीमेन एनालिसिस के बारे में जाना, जैसे सीमेन एनालिसिस क्यों करते हैं, करने से पहले प्रिकॉशंस क्या ली जाती हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। सीमेन एनालिसिस के बारे में हम और जानकारी हासिल करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।